सभी को रेमो का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी आवाज़ बराबर सुनाई दे रही होगी। राइट। सो 2 दिन बाद हम लोग मिले हैं और बढ़िया सा डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में भी। राइट। सो सभी को मेरी आवाज़ बराबर पहुँच रही है। ओके, उम्मीद करता हूँ। ऑलराइट। सो आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा आपको मुझे देख के अच्छा लग रहा है। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग इन द क्लास। विल क्विकली स्टार्ट द क्लास और बिल्कुल ये क्लासेस चलेंगी, अंत तक चलेंगी। राइट। आपके CGL 19 के एग्ज़ाम के अंत तक मैं आपके साथ रहूँगा, जैसा मैंने आपसे बोला है। बस आप सपोर्ट करते रहें, सब कुछ होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और क्विकली एक छोटा सा अपडेट है, आप लोगों को मिला भी होगा अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा तो। सो अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू लिया है अंकित कुमार का, जो कि बिहार से हैं। उनकी ऑल इंडिया रैंक 32 आई है फर्स्ट अटेम्प्ट में। बड़ी इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राइट। तो इसको ज़रूर देखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप टॉपर्स को देखते हो, हर कोई टॉपर को देखता है, देखना चाहता भी है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो टॉपर बन गए। राइट। सो आई एम ट्राइंग टू इनवाइट मोर एंड मोर टॉपर्स कंटिन्यूसली, कि आपकी ये जो प्रिपरेशन की जर्नी है इसमें मोटिवेशन की कमी ना रहे। ठीक है, तो हम लोग तो आपको गाइड करते ही रहते हैं, साथ साथ जो एक्चुअल एस्पिरेंट है, राइट, वो भी आपको गाइड करें। सो अभी ये पहले टॉपर हैं जिनका अभी नाम पब्लिक हो चुका है, जो हमारे आए, और भी लोग आए हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी आपको बाद में मिलते रहेंगे। बट मेरी कोशिश ये है कि आपको कुछ इस तरह के लोगों से भी मैं मिलाता रहूँ। और जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपके दिमाग में क्वेश्चन्स होते हैं, बच्चों के दिमाग में जो सवाल होते हैं कि आप टॉपर से मिलोगे तो कैसे सवाल करोगे, तो वो इंटरव्यू मैं एज ए टीचर नहीं लेता हूँ। मैं नॉर्मल एक समझ लो, कई बार तो मेरा मोटिवेशन होता है कि एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या होगा, वो टॉपर से क्या पूछना चाहेगा। तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ टॉपर से, वो मैं करता हूँ। सो ये इंटरव्यू आप ज़रूर देखें और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे अंकित की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी। ही इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इंटरेस्टिंग वे टू प्रिपेयर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं ये, फिर भी इनकी इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं। 17 ही स्कोर्ड 188 पॉइंट समथिंग। इस साल नॉर्मलाइजेशन के बाद 18 में ही स्कोर्ड 200+ मार्क इन इंग्लिश। राइट। सो हिज स्टोरी इज़ वेरी 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 इंस्पायरिंग एंड आई जस्ट आस्क ऑल ऑफ यू, डोंट मिस हिज इंटरव्यू टुमारो एट 8 PM। ये चैनल पे लाइव हो जाएगा, तो इसको ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सो देखिए, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास की जब हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इलेक्शंस की बात करेंगे। और हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, सो ताकि आपको हर एक जस्ट नोटिफिकेशन होता है ना PDF का, वो क्लास PDF के बाद, क्लास के बाद PDF इसी में अपलोड होती है, तो इनको ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और मैंने बात करा था कि इलेक्शन के कुछ सवाल आए थे, तो मैंने कहा था थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और इलेक्शन के नाम से भी आपको याद आ रहा होगा, महाराष्ट्र में काफ़ी कुछ चल रहा है। सो इट्स वेरी रेलिवेंट कि आज हम इलेक्शंस की बात करें। राइट। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, कई लोग सोचने लगते हैं कि मैं किस पार्टी का सपोर्टर हूँ। सो इलेक्शंस यानी चुनाव। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं और इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत होती है। राइट। सो सबसे पहली बात तो आपको समझना है, जो कि क्वेश्चन है टोटल वोट्स। टोटल वोट्स का मतलब होता है कि आप लोगों ने वोट दिया है, सभी लोग बालिग हो। राइट। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने वोट दिया होगा, है ना। सो अगर आपने वोट दिया हुआ है तो आपको ये पता होगा कि एक वोटर लिस्ट बनती है। जो वोटर लिस्ट बनती है ना, उस वोटर लिस्ट में जितने भी लोग होते हैं वही लोग जो है वोट कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन में कई बार टोटल वोट्स के नाम से बोल देगा, या बोल देगा टोटल वोट्स इन द वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट का नाम भी वो लोग यूज़ करते हैं। कई बार इसका नाम वो इंग्लिश में बात करूं तो बोलते हैं इलेक्टोरल रोल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। और हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में भी ऐसे बोल देंगे कुल वोटों की संख्या, काइंड ऑफ दैट। राइट। अब देखिए, टोटल वोट्स अगर आपका हो गया तो अब टोटल वोट्स में से कई लोग हो सकते हैं जो वोट ना दें। राइट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। कई लोग होते हैं जो वोट ही नहीं देते। आप लोगों को भी पता होगा, कुछ मजबूरी हो गई, आपने वोट नहीं दिया। कई लोग कहते हैं कौन जाएगा वोट देने, इन लोगों को चुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब करप्शन ही करते हैं, ऐसा भी सोचते हैं लोग। तो टोटल वोट्स में से सारे लोग वोट नहीं देते हैं। जितने लोग वोट देते हैं हम उनको बोलते हैं कि उतने लोगों ने वोट दिया, तो
इसको कई शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एक शब्द मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ओट्स कास्टेड, या कुछ भी बोल देते हैं, है ना, कि दीज मेनी ओट्स वर कास्टेड, राइट, लाइक दैट। तो ये होता है जितने लोगों ने ओट दिया। जो लोग ओट नहीं दिया उनको हटा दो, टोटल ओट में से जितने लोगों ने ओट दिया, और बाकी के जो लोग होंगे इसी में से वो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ओट नहीं दिया। तो मैं लिख रहा हूँ डिड नॉट ओट। ये फ्लो समझ लेना, फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, है ना। डिड नॉट ओट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डिड नॉट ओट, क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि इस ओट जो पढ़ते हैं, इस ओट में कई ओट वैलिड और इनवैलिड भी होते हैं, ठीक है। ये वैलिड और इनवैलिड जो ओट होते हैं ना, वो आपको ये समझना है कि ऐसे समझ सकते हो कि जब आपका इलेक्शन होता था जिसमें ऐसे चुनाव चिन्ह होता नहीं, मोहर लगानी होती, जिसको बैलेट पेपर बोलते थे। तो बैलेट पेपर में क्या होता था कि कई बार आपने वो चुनाव वाली जो मोहर लगाई, ठीक है, तो वो हो सकता है कि दो खाने में चली गई। आपने दो कैंडिडेट के खाने को ऐसे मार दिया, तो पता नहीं चलता ना कि आप किसको वोट देना चाह रहे थे। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं इनवैलिड वोट, राइट। तो कुछ वोट्स इसमें से इनवैलिड हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं इनवैलिड वोट। और इनवैलिड वोट के बाद जो वोट बचते हैं उनको बोलते हैं वैलिड वोट्स, ठीक है, वैलिड वोट्स। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया। अब इन वैलिड वोट में से क्या होगा कि कुछ वोट जाएंगे एक कैंडिडेट को, कुछ वोट जाएंगे दूसरे कैंडिडेट को। तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स होंगे इन वैलिड वोट्स में से उनको वोट्स मिलते हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है। कई लोग कह रहे हैं कि मैं इसको वोट क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए। आप जब यहाँ पढ़ने आए हो तो पढ़ाई पे फोकस करिए, है ना। प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है, डिपेंड करता है वो किस तरह की उनकी अपब्रिंगिंग है, किस माहौल में रहें। सो प्लीज़ लेट मी टीच, ओके, क्लियर और नॉट। तो देखिए ध्यान से कि एक तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो गए, जिसको आप बोलते हो वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल हो गया। उसमें से जो वोट पढ़ते हैं, कई लोग वोट नहीं देते हैं, उसमें से कुछ इनवैलिड वोट होते हैं, और बाकी वोट क्या होते हैं, वैलिड वोट होते हैं। वैलिड वोट्स में से कैंडिडेट्स को वोट मिलता है। दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट, राइट, दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको समझने का सिर्फ क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से मैंने स्टार्ट किया और मैंने बोला कि दिस टोटल वोट इज 100%। मैंने इसको आपको 100% बोला। अब 100% के बाद यहाँ पर कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 20% ने वोट नहीं दिया, तो आपने कहा कि दिस इज 20%, और 80% लोगों ने फिर इसका मतलब वोट दिया, राइट। इस 80% में से मैं लेट से बोलता हूँ, एक मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कहाँ फंस जाते हैं मैं आपको अब बता रहा हूँ। कई बार ऐसा बोलते हैं कि जितने वोट पड़े हैं उसमें से 60% वोट जो है वैलिड थे, या जितने वोट पड़े हैं उसमें 20% वोट इनवैलिड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड। जितने वोट पड़े हैं, जितने लोगों ने वोट दिया है, उसका 20% इनवैलिड है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये वैल्यू 20% होगी या फिर ये वैल्यू 16% होगी। दिस इज माई क्वेश्चन। क्या ये वैल्यू 20% होगी या फिर ये वैल्यू 16% होगी। मैंने क्या बोला कि जितने वोट पड़े हैं उसमें से 20% वोट इनवैलिड थे। व्हाट डज इट मीन कि 20% यहां पर मुझे लिखना है इनवैलिड वोट को, या मुझे 16% लिखना है। जस्ट आस्किंग यू ऑल, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए यहां मतलब ये है सिंपली कि आप किस बेस पे इसको डिफाइन कर रहे हो, ये हमें जानना है। अगर मेरा कंसर्न ये है कि मैं टोटल वोट्स को टोटल बेस मान के चल रहा हूं, लेट से टोटल वोट को मेरा बेस मानना है 100% वाला, देन तो मैं यहां 20% लिखूंगा कि 16% लिखूंगा। मैं उस समय यहां पर 16% लिखूंगा, क्योंकि 20% इसका है जो कि खुद 80% है, इसलिए मैं यहां 16% लिखूंगा, ध्यान रखना। तो अब जब मैं यहां 16 लिख रहा हूं तो आपको पता है कि ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, सबका बेस सेम है। जब परसेंटेजेस का बेस सेम होता है तो इनको आप नंबर्स की तरह जोड़ या घटा सकते हो। जब बेस सेम होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास है 20% माइनस 4%, अगर इन दोनों का बेस सेम है तो इट इज इक्विवेलेंट टू 16%, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर बेस अलग अलग है तो ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये 16% है तो क्या आपकी ये वैल्यू, वैलिड वोट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 80 माइनस 16, क्या ये 64% हो जाएगी। यस, यहां मैंने बेस क्या लिया है, बेस हमने लिया है टोटल वोट्स, ये आपको समझना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको जब ये वैल्यू, लेट से आपने कहा कि मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे ये निकालना है कि कितने वोट कास्ट हुए हैं, लेट से मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसको 20% लिखो विद दिस नॉलेज कि ये किसका बेस आपने यूज किया,
20% पे आपने बेस इसका यूज किया है, तब आप इस वैल्यू को लिखोगे 80%। और इस परसेंटेज का बेस क्या है, इस परसेंटेज का बेस भी क्या है, ओट कास्ट है। तो अगर आपने यहां 20% ही लिखा, मैंने बोला था कि 20% ऑफ द कास्टेड ओट आर इनवैलिड, तो अगर आपने इसको 20% लिखा है, देन आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप इस बेस पे वैल्यूज को लिखते हुए चल रहे हो, देन आपको यहां पर 80% लिखना पड़ेगा, क्योंकि वैलिड और इनवैलिड मिला के जो 100% बनाएंगे वो क्या होंगे, वो होगा ओट कास्टेड। क्लियर? तो इन सब क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि बेस का पूरा लफड़ा होता है और कुछ भी नहीं होता है, केवल बेस का लफड़ा होता है कि कई बार बेस इसको दे देगा, कई बार वैलिड ओट को बेस बना के दे देगा, कई बार टोटल ओट के बेस पे बात करेगा। तो अगर आपको बेस कन्वर्जन पता है और आपको इस फ्लो चार्ट की क्लैरिटी है, देन इलेक्शन के क्वेश्चंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, वो क्वेश्चन में हो सकता है इस वैल्यू को परसेंटेज में ना देके नंबर में दे दे, हो सकता है वो इस वैल्यू को परसेंटेज में ना देके नंबर में दे दे, हो सकता है वो इन दोनों का अंतर परसेंटेज में ना देके नंबर में दे दे। तो एक रिलेशन मिल जाता है वहां से, परसेंटेज और नंबर में एक रिलेशन मिलते ही आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसमें कोई खतरनाक थियरी नहीं है, सीधे क्वेश्चंस करेंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको इसको बेहतर समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से सवाल है उनको करना है। जैसे ये सवाल है आपका, ऑलराइट। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा कि मुझे थोड़ा सा जगह मिले सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्शन में 8% ने वोट नहीं दिया, ठीक है। यहां पर जो लिखा हुआ डिड नॉट, और ये जो दिख नहीं रहा है तो मैं नीचे कर देता हूं। अब देखो, आप कह रहा है कि इलेक्शन है जिसमें 8% ने वोट नहीं दिया, तो आपको पता 92% ने वोट दिया हुआ है। और कह रहा है इस इलेक्शन में केवल 2 ही कैंडिडेट थे, विनर को जो है 48% मिला टोटल वोट्स का। देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी वो कह रहा है विनर को मिला, तो आपको देखना है किस बेस क्या है, ये 48% का बेस क्या है, दिया हुआ है क्लियरली टोटल वोट्स का, ठीक है। और कह रहा है इसने अपने कंटेस्टेंट को डिफीट किया है 1100 वोट से, तो बताना है कि नंबर ऑफ वोट्स जो इलेक्शन में थे वो कितने थे। क्लियर? अब एक बात बताओ मुझे कि यहां पर जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड है, यहां पर मैं इस वैल्यू को कैसे मेंशन करूं। कह रहा है कि 8% ने वोट नहीं दिया, ये आपका 100% है। अब इस 100% में अगर 8% ने वोट नहीं दिया है, सो 92% लोगों ने इसमें वोट किया है, ठीक है। कह रहा है कि जो विनर है उसको 48% मिला है टोटल वोट्स का, तो इसमें से 48% गया विनर को। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि इस 48% का बेस क्या है। आप कहोगे चूंकि टोटल वोट पे डिफाइन किया गया है इसको, इसका बेस भी वही है जो इसका बेस है, सेम बेस पे बात हो रही है, तो आप कहोगे 92 का भी बेस वही है टोटल वोट्स, तो मैं सीधे माइनस कर सकता हूं। और अगर मैंने माइनस किया तो 48 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 44, टोटल होना चाहिए 92। और अगर ऐसा हुआ तो इनका अंतर आपको कितना मिल रहा है, आप कहोगे मुझे मिल रहा है 4%, और इसकी वैल्यू आपको दिया है 1100। दिया है कि नहीं दिया है? अगर 4% 1100 है तो टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं जिसको आप बोलोगे 100%, वो कितना हो जाएगा, 25 टाइम्स यहाँ, 25 टाइम्स यहाँ, ये बनेगा 27500। केवल आपकी को बेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि आप कभी भी, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर ये टोटल वोट नहीं लिखा होगा, ये लिखा होगा वैलिड वोट, राइट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि बेस क्या है, उसी के हिसाब से सारी कैलकुलेशन आपको करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ो, ऑलराइट। चलो ये सवाल देखो, ये सवाल देखिए। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन है, उसने इन्वेस्ट किया 10,000 का एक पार्ट 5% पे और जो रिमाइंडर है वो 6% में, और कह रहा है कि जो 5% इन्वेस्टमेंट है वो एनुअली यील्ड कर रहा है 76.50 मोर देन 6% इन्वेस्टमेंट। तो आपको बताना है कि जो 6% पे इन्वेस्ट हुआ है उसकी कॉस्ट मतलब कितना किया गया है। एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का है एलिगेशन, है ना। तो एलिगेशन जैसे मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी आप एलिगेशन को अगर जानते हो तो आप यूज कर सकते हो, या फिर अभी दूसरा तरीका समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि जो आपने 5% पे इन्वेस्टमेंट किया और लेट्स से वो अमाउंट है x रुपीज, तो आपको वो कितना देगा, 5% ऑफ x देगा या नहीं देगा? यस, क्लियर है कि नहीं है? दूसरा जो अमाउंट है जो आपने 6% पे किया है वो आपको कितना देगा रिटर्न, वो आपको देगा 6% ऑफ 10,000 माइनस x। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से देखो। फिर कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो 5% वाला इन्वेस्टमेंट है, इसको एनुअली इतना ज्यादा मिल रहा है 6% इन्वेस्टमेंट से,
तो अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो अंतर निकालने में ये वैल्यू मेरी आनी चाहिए। तो आप सिंपल सा क्या कहोगे, 5% ऑफ एक्स और 6% ऑफ एक्स माइनस में जुड़ जाएगा तो बनेगा आपका 11% ऑफ एक्स, राइट। और ये जो वैल्यू होगी आपकी ये बराबर हो जाएगी 6% ऑफ दिस नंबर, यानी 600 के बराबर हो जाएगी। क्या सभी को क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है कि नहीं? ओके, जो मैंने लिखा है समझ में आ रहा है सभी को? मैंने क्या बोला, कह रहा कि 10,000 का एक पार्ट उसने 5% पे किया है, रिमाइंडर 6% पे किया है। जो 5% इन्वेस्टमेंट वाला है उसका जो टोटल रिटर्न है वो ज्यादा है 6% वाले से, कितना, राइट, 76.50। तो ये 600 जो वैल्यू आपको दी है, पहले तो ये आपने अंतर जब निकाला तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं आपको कैसे लिखना है। एक्चुअली आपको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, -600 इज इक्वल टू 76.50, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये वैल्यू हो गई आपकी 11% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप उधर लेके जाओगे तो बनेगा 676.50। आपको अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके बताओ आपको कितनी वैल्यू मिल रही है। आपको एक्स ही निकालना था ना? नहीं, आपको 10,000 माइनस एक्स निकालना था। तो अगर आप एक्स यहाँ से कैलकुलेट करोगे, जरा आप डिवाइड करिए तो आपको दिख जाएगा 6 टाइम्स गए, आप 1 टाइम्स गए और फिर आप 5 टाइम्स गए, तो आपको 6150 मिल गया एक्स की वैल्यू। तो जो बाकी की वैल्यू होगी 3850, वो आपको सी ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा जो आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करी है, एक चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है जो मैं आपको थोड़ा सा भी समझाऊंगा कि इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, राइट। यू कुड हैव रिटन दिस स्टेटमेंट डायरेक्टली। कैसे? अगर आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि जब भी हम बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से, मैं अभी जो समझा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे समझ लो, ये बहुत काम की चीज़ है, राइट। मैंने बोला कि ये जो वैल्यू है मेरी, इस पे मैं लगा रहा हूँ 5%, और जो बाकी की वैल्यू है इस पे मैं लगा रहा हूँ 6%। बहुत ध्यान से समझना, ये वैल्यू है आपकी 10,000 माइनस एक्स और ये वैल्यू है आपकी एक्स। आप बताओ जब इनका अंतर निकालोगे, आप जब भी इनका अंतर निकालोगे तो क्या ये 5% और 6% जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? क्या ये वैल्यू आपकी मिलेगी 11% ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू आपको दी है 76.50 प्लस इसका 6% आप निकालोगे, जो कि वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 600। क्या ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली लिख सकते हो आगे से? प्लीज टेल मी। एक चीज बता रहा हूं कि इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना और इसको समझ लेना कि जब भी हम टोटल हमें गिवन है और उसका सर्टेन पार्ट आप दूसरे रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो और बाकी पार्ट किसी दूसरे रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसका अगर आपने अंतर निकाला तो कुछ इस तरह से हो जाता है कि ये दोनों वैल्यू जुड़ जाती हैं। 11% ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो अंतर वाकई में है प्लस ये जो वैल्यू है 10,000, इसका 6% निकाल के आप वहां पर लिख सकते हो। क्लियर है? सभी को समझ में आया? तो प्लीज इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। और दूसरा तरीका देखो क्या है, अगर हमने इसको x लगाया होता, अभी आप समझो, अगर हमने लेट से इसको x माना होता और इसको हमने 10,000 माइनस एक्स माना होता, मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस इक्वेशन को आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते थे। अगर मैंने ऐसा किया होता तब बताओ क्या चेंज होता? तब भी ये आपका 11% ऑफ एक्स ही होता। क्या ये बदल जाता? बिल्कुल यही रहता। और ये जो वैल्यू आपको दिया है 76.50, ये तो इधर आता ही आता, इसमें कोई शक नहीं है। अब मेरा सवाल एक ये है कि मैं यहां पर प्लस लिखूंगा या फिर मैं माइनस लिखूंगा? जल्दी से बताओ। क्लियर? किसी को समझ में नहीं आया? देखिए मैंने कुछ किया ही नहीं है, चलो मैं इसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने आपको सिंपली यही बोला है सर कि ये जो इक्वेशन मैं बना रहा हूं ना, इस इक्वेशन का ये रिजल्ट आप जल्दी लिख सकते हो। ठीक है, जल्दी कैसे लिख सकते हो? पहले आपको केस समझना है। एक लाइन मैंने बनाई है, लाइन बनाने का मतलब है इसका टोटल दिया हुआ है मुझे 10,000। टोटल अगर मुझे दिया हुआ है और एक पार्ट आपने 5% पे इन्वेस्ट किया है, दूसरा पार्ट आपने 6% पे इन्वेस्ट किया है। मैं क्या कह रहा हूं, जब आप इनका अंतर निकालोगे तो आप प्रोसेस देखो क्या हो रहा है। जब आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो ये वाला माइनस एक्स जो है, ये दोनों जुड़ जा रहे हैं, राइट। जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? दे आर एक्चुअली गेटिंग एडेड। सो अगर ये दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं तो वही मैं आपको यहां पर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जुड़ जाएंगे। जैसे मेरा जो पहला वाला केस था वो मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वैल्यू आपकी x मानी थी मैंने और ये 10,000 माइनस एक्स था, ठीक है। तो ये जुड़ जाते हैं 11% और ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू है, ये राइट में जाएगी तो वो वैल्यू आपकी 600 प्लस 76.60 बनेगी। मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। इसलिए मैं दूसरा भी लेके नहीं चलूंगा कि इधर मैंने x कर दिया और ये इधर ले आया तो क्या होगा, वो आप खुद घर पे कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम में आप इसको जल्दी लिख पाओगे। एलिगेशन के तरीके से भी इसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा साथ दोगे तो मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा, वरना फिर स्लो हो जाएगी क्लास बहुत, प्लीज, ठीक है। ऑलराइट,
अब देखिए ये सवाल, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ो और समझो। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन है जिसमें कह रहा है कि एक पार्टी है कोई, जिस पार्टी का नाम इन्होंने दिया है प्रजा पार्टी। ध्यान से देखना, ये पार्टी कौन सी है? प्रजा पार्टी। और कह रहा है इसको जो वोट नहीं दिए गए हैं वो 25% बढ़ गए हैं। वोट्स नॉट कास्ट, इसका मतलब इसको जो वोट नहीं दिए गए हैं वो 25% बढ़ गए हैं। कब? कह रहा है नेशनल जनरल इलेक्शन में, जो आपका चुनाव होता है ना, मेन चुनाव, मेन जो जैसे लोकसभा का इलेक्शन कह लो, उसमें कब से वोट्स नॉट कास्ट इट टू इट इन द प्रीवियस असेंबली पोल्स। एक चीज समझना, देखना, एक कह रहे हैं जनरल असेंबली इलेक्शन या जनरल इलेक्शन जिसको आप बोलते हो, राइट? यहां पर नेशनल जनरल इलेक्शन, अब मैं इसको कह रहा हूं जनरल इलेक्शन, और एक इलेक्शन है आपका असेंबली इलेक्शन। ये दो चीजें हैं, देखो ध्यान से। तो ये कह रहे हैं एक पार्टी है प्रजा पार्टी, तो इस प्रजा पार्टी के साथ क्या हुआ है कि यहां जो उसको वोट नहीं मिले हैं, वोट जो नहीं मिले हैं यहां पर और वोट जो नहीं मिले थे यहां पर, इसमें 25% की बढ़ोतरी आई है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ना मिलने वाले वोट 25% बढ़ गए। क्लियर और नॉट? ओके। देखिए जिनको मेरे प्रोनाउंसिएशन से प्रॉब्लम है, मैं आपको कह रहा हूं कि आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं कि मैं यहां पर आपको एंटरटेन नहीं कर रहा हूं, प्लीज। ठीक है? सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट, आई एम सॉरी, प्लीज माफ करिए मुझे। आप लोगों को पता है पढ़ना नहीं है, आप लोगों को मतलब ये कि कौन कैसे बोल रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन खराब क्यों है। अगर आप इसी मोटिव से आए हो तो देन इट्स गुड। अगर आपको कोई इसके लिए पे कर रहा है कि ऐसा करो जाके, देन इट्स कूल। प्लीज डोंट डू इट। देयर आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट हु आर नॉट जजिंग मी बाई माई प्रोनाउंसिएशन, राइट? दे आर हियर टू लर्न फ्रॉम मी, लेट देम लर्न, राइट? आपको शायद नहीं पढ़ना होगा। ऑलराइट, चलिए फिर से समझाता हूं मैं। सॉरी, मैं कई बार ना होता है लोगों पर, मैं गलती से कमेंट देख लेता हूं, पता है आपको। तो मुझे लगता है कि लोग जो पढ़ने नहीं आते हैं वो क्या करने आते हैं यहाँ पर, है ना? सो आई एम वेरी सॉरी, डोंट वरी। ओके, सो देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बिलीव मी, आई विल एक्सप्लेन एंटायर थिंग प्रॉपर्ली। तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्शन है जिसका नाम है प्रजा पार्टी। प्रजा पार्टी, सो प्रजा पार्टी के साथ क्या हुआ है? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझना ध्यान से। इसमें क्या हुआ है आपका, ये कह रहा है कि एक जनरल इलेक्शन है आपका और एक आपका असेंबली इलेक्शन है। देखो क्या हुआ है, यहां इसको कुछ नहीं मिले वोट, जो वोट इसको यहां नहीं मिले और जो यहां नहीं मिले थे उसमें 25% की बढ़ोतरी है, +1/4 बोल सकते हो, वट एवर यू वांट टू से, यू कैन से दैट। फिर कह रहा है कि जो प्रजा पार्टी है, चूंकि यहां वोट ना मिलने वालों की संख्या बढ़ गई है, तो कह रहा है कि यहां पर वो हार गई है इलेक्शन, लॉस्ट बाई मेजॉरिटी ट्वाइस एज लार्ज एज दैट बाई विच इट हैड वन द असेंबली पोल्स। मतलब असेंबली पोल इसने जीता था, असेंबली पोल इसने जीता था। यहां पर जनरल इलेक्शन में क्या हुआ है कि वो लॉस्ट हुई है, हारी है इलेक्शन, और वो भी 2 गुने वोट से जितना उसने जीता था। तो अगर x वोट से यहां जीता था इलेक्शन, तो अभी 2x वोट से ये वोट हार गई है, इलेक्शन हार गई है। अब आपको दिया हुआ है कि अगर टोटल 2,60,000 पीपल वोटेड ईच टाइम, सो हर समय अगर 2,60,000 लोगों ने वोट दिया है, तो बताना है हाउ मेनी वोटेड फॉर द प्रजा पार्टी इन द प्रीवियस असेंबली पोल्स। सो कितने लोगों ने पिछले असेंबली पोल में प्रजा पार्टी को वोट किया था। ठीक है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। क्लियर? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है कि असेंबली इलेक्शन में प्रजा पार्टी जीती थी या हारी थी? क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है, यहां पर प्रजा पार्टी ने इलेक्शन जीता था और यहां पर प्रजा पार्टी ने इलेक्शन हारा था। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन नहीं है कि कितनी पार्टीज थी, राइट? पता है क्या? नहीं, क्वेश्चन में इन्होंने बताया नहीं है कि कितनी पार्टीज हैं, और ना ही ऑप्शन में कहीं भी कैन नॉट बी डिटरमिन दिया हुआ है। अगर कैन नॉट बी डिटरमिन दिया होता तो आप एक पॉइंट रेज कर सकते हो कि हमें पता ही नहीं कितनी पार्टीज हैं। तो अगर हमें पता ही नहीं कितनी पार्टीज हैं, तो हो सकता है वो टोटल जो वोट्स हैं वो कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हों। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जहां आपको नंबर ऑफ पार्टीज नहीं दी हैं और कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ऑप्शन में नहीं है, तो आपको 2 ही पार्टी मान के चलनी है, देयर आर ओनली 2 पार्टीज। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 2,60,000 वोट्स हैं टोटल, देन आई एम आस्किंग यू अनदर क्वेश्चन, कि अनदर क्वेश्चन आपका ये है सिंपली कि अगर केवल 2 पार्टीज हैं प्लस यहां कोई इनवैलिड वोट की बात नहीं की गई है, ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड भी नहीं है, सो इसका मतलब ये भी है कि सारे वोट्स हमें वैलिड मान के चलने हैं। मैं आपसे एक सवाल अब ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई इलेक्शन जीता है, सो इसमें से उसको आधे से ज्यादा वोट मिलने चाहिए या नहीं? अगर कोई इलेक्शन जीता है तो क्या उसको आधे से ज्यादा वोट मिलने चाहिए? यस, इफ समबडी हैज वन द इलेक्शन, ही मस्ट गेट
more than 1,30,000 votes or not? Tell me. Say yes. Clear or not? Yes. अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि असेंबली इलेक्शन में प्रजा पार्टी को कितने लोगों ने वोट दिया था। तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि जो आपका आंसर करेक्ट होगा दैट विल बी मोर देन 1,30,000? यस। तो क्या मैं दो ऑप्शंस को सरासर गलत कर सकता हूं, ए और डी? यस। कि ए और डी इसके सही उत्तर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब मेरे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, सी और बी। इनमें से मैं किसी एक को चेक करके ये वेरीफाई कर सकता हूं कि जो एक दूसरा डेटा दिया हुआ है कि जो जीत है, जो हार है, वो 2 गुने वोट से होनी चाहिए जितने से उसने जीता था कंपैरेटिवली। सो अब मैं उसको फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा। तो आप जरा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ कि लेट से मैं मान लेता हूं कि असेंबली इलेक्शन में प्रजा पार्टी को 1,40,000 वोट मिले। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको पिक करना है। मान लिया इतने मिले, सो आप कहोगे कितने नहीं मिले, कितने नहीं मिले? तो आप कहोगे टोटल अगर 260 दिया हुआ है तो इसका मतलब 120 उसको नहीं मिले, 120 उसको नहीं मिले। अब आप कह रहे हो कि इसमें जो है बढ़ोतरी हो गई है कितनी, 25% की। अगर ये 25% से बढ़ जाएगा तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 1/4 बढ़ेगा तो ये 1,50,000 हो जाएगा या नहीं? यस। तो क्या ये टोटल अगर 260 है तो इसकी वैल्यू 110 हो जाएगी? आप कहोगे यस। मैं आपसे पूछूंगा कि यहां हार का अंतर कितना है? आप कहोगे 40,000 है। यहां जीत का अंतर कितना है? आप कहोगे 20,000 है या नहीं है? टेल मी। यहां जीत का अंतर आपका 20,000 है, यहां हार का अंतर 40,000 है। क्या ये डबल है? यस। अगर ये डबल है तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1,40,000। मान लिया आपने 1,50,000 चेक किया होता, मान लिया आपने 1,50,000 चेक किया होता और वो अगर गलत आता, अगर वो गलत आता क्योंकि उससे ये डेटा मैच नहीं करता, तब भी आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा इस ऑप्शन को मार्क कर सकते थे। अब मेरा यहां पर ये बताना जरूरी है कि ये ऑप्शंस मैंने नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एज इट इज कैट के एग्जाम में आया हुआ था, वहां से ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन लिया गया है। सो ये ऑप्शंस मैंने नहीं बनाए। मैं बता रहा हूं ना, लोगों को लगता है कि जब मैं ऑप्शन एलिमिनेट करता हूं तो मैं खुद बना के लाता हूं कि वो एलिमिनेट हो जाए, राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये एक्चुअल क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम का है। क्लियर? सो ये लॉजिक देखिए, मैंने आपको सीधे ट्रेडिशनल एक्स वाला तरीका इसलिए नहीं बताया है क्योंकि वो आप लगा सकते हो, उसमें क्या मुश्किल है? देखिए एक्स वाला तरीका आपको लगाना है तो मैं बताता हूं कैसे लगेगा। एक्स वाले तरीके में आप क्या बोलोगे, देखो ध्यान से। आप कहोगे मान लिया उसको पहले वोट नहीं मिले थे एक्स, राइट? आप बोलते कि उसको एक्स वोट नहीं मिले थे, तो उसको कितने वोट मिले थे? तो आप कहते वो हो जाता है 260,000 माइनस एक्स। बोलते हैं नहीं बोलते? फिर आप कहोगे नेक्स्ट टाइम इसको जो वोट नहीं मिले होंगे वो 5/4 एक्स नहीं मिले होंगे, तो फिर मैं कहूंगा इसको कितने वोट मिले होंगे? तो आप कहोगे वो वैल्यू हो जाएगी 2,60,000 माइनस 5/4 एक्स। अब इन दोनों का जो अंतर आपको निकालना है, यहां पर पता है कि ये पार्टी हारी हुई है, सो दिस माइनस दिस निकालो आप। इसमें से ये आप माइनस करोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी 5/2 एक्स माइनस 2,60,000, ऐसा बनेगा। ये वो है जिससे वो हारी हुई है इलेक्शन, सो 2,60,000 मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू, अगर आप कहोगे यहां जो अंतर था उसका डबल करना है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2,60,000 माइनस 2x, ऐसे करोगे। अब आप x की वैल्यू निकाल लेना। क्वेश्चन ने पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये आपका 2,60,000 माइनस एक्स निकल आएगा। क्लियर है नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो अगर आप चाहोगे तो यू कैन सॉल्व इट थ्रू वेरिएबल ऑल्सो, पर मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं आपको कुछ अल्टरनेट सिखाऊं, इसलिए जो मेरे दिमाग में आता है वो भी मैं आपको बताता रहता हूं कि आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखिए, जो कि बहुत जरूरी है। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत है। चलो ये सवाल देखो, देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि राकेश जो है वो ऐड करता है 12% अपनी सैलरी का पीपीएफ में। 12% कहां जाता है? पीपीएफ में, प्रोविडेंट फंड है। आप जॉब में जाओगे जान जाओगे क्या होता है। फिर कह रहा है जो बाकी है 3/8 ऑफ द रिमेनिंग वो स्पेंड कर रहा है क्लोथ में, कपड़ों में। डिफरेंस बिटवीन पीपीएफ एंड क्लोथ एक्सपेंस ये दिया हुआ है आपको, जो क्लोथ में एक्सपेंस हुआ है और जो पीपीएफ में स्पेंड हुआ है उसका अंतर आपको दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो स्पेंड हो रहा है हाउस रेंट पे और अदर एक्सपेंस में। तो हाउस रेंट का जो एक्सपेंस है वो कह रहा है 1,500 कम है देन एक्सपेंसेस इन अदर एक्सपेंसेस। तो बताना है कि आपका हाउस रेंट एक्सपेंस कितना है। क्लियर? सो हम 1 by 1 जरा बात करेंगे, ध्यान से समझना। क्लियर? मैं कह रहा हूं कि 12% आपने कहा कि पीपीएफ में चला गया, सो देखना ध्यान से, पीपीएफ आपका 12% हो गया,
3/8 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है आपका 88% है, इसका अगर आप 3/8 निकालते हो तो 33% बनेगा, इसका 3/8 निकालोगे तो 33% बनेगा। तो ये जो 33% है ये कहाँ गया है, ये क्लोथ्स में गया है। अब देखो यहाँ पर 33 और 12 कितना हो गया, 45 अभी तक हो चुका है, एक्सपेंड हो चुका है। बाकी कितना बचा है आपका, वो बाकी बचा है आपका 55%। अब देखो इसमें स्टोरी क्या है, दो चीजें आपको प्रोवाइड कर दी गई है कि पीपीएफ और क्लोथ में जो डिफरेंस है, इसका अंतर अगर आप निकालते हो 33 - 12 तो ये 21% मिलेगा, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दे दी है 10500। यहां से कन्वर्जन आपको मिल गया कि 1% की वैल्यू आपकी 500 के बराबर है, जहां जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसमें आपका हाउस रेंट भी है, इसमें आपका हाउस रेंट भी है, और साथ ही साथ आपका कह रहा है कि इसमें अदर एक्सपेंस भी है, अदर एक्सपेंस भी है। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अदर एक्सपेंस जो है हाउस रेंट उससे 1500 ज्यादा है, राइट। ये जो डिवीजन है इसमें हाउस रेंट 1500 ज्यादा है। सो आपको ये बताना है कि हाउस रेंट कितना है। अब देखिए इस स्टेज में जो क्वेश्चन आपको करना है इसको मैं कैसे समझाऊंगा। आपसे एक छोटा सा सवाल है कि ये वैल्यू अगर 1500 ज्यादा है तो क्या आपको परसेंटेज कन्वर्जन अगर यहां से मालूम है कि 1% 500 के बराबर है तो आप कहोगे ये 3% के बराबर है। इज इट इक्वल टू 3% और नॉट? यस, 1500 इज इक्वल टू 3%। मैंने आपको बताया है कि जब भी कन्वर्जन मालूम है सो वी कैन कन्वर्ट ए परसेंटेज इंटू नंबर, ए नंबर इंटू परसेंटेज। सो 1500 का अंतर है, क्या मैं इसको 3% बोल सकता हूं? यस। अगर आप ये बोल पाए तो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आप कहोगे 55 में मैं 3 पहले ही अलग कर दूंगा, 3 अलग करूंगा तो कितना बचेगा 52। 52 का हाफ करोगे तो ये 26 आएगा, ये 26 आएगा, इसको 26 दे दो और इसको 29 दे दो, 29% आ गया। अब आपका आंसर हो गया 29 इंटू 500 जो कि हाउस रेंट पे गया है, तो वो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? नन ऑफ दिस। क्लियर है कि नहीं? क्या ये क्लियर है सभी को कि जो आंसर आपका आने वाला है, क्योंकि ये 55% हुआ, देखिए ध्यान से 12% यहां गया, 33% यहां गया, टोटल 45% गया। जो बाकी बचा है रिमेनिंग में से हाउस रेंट में गया, अदर में गया। कह रहा है हाउस रेंट 1500 ज्यादा है अदर से, कन्वर्जन बता रहा है कि 1% 500 के बराबर है, तो 1500 3% के बराबर है। अब आप सिंपल सा यही करो कि हाउस रेंट 3% ज्यादा है इससे, अदर एक्सपेंस से, तो मैंने उस 3% को पहले ही हटा दिया, तो मेरे पास बचा 52 को हाफ डिवाइड किया 26 ईच, और वो 3 उठा के इसको दे दिया ताकि 3% का गैप बन जाए। हाउस रेंट अगर 29% है, सो 29 को अगर आप 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 14,500। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है कि आंसर आपका क्या बनेगा? नन ऑफ दिस, है ना? ऑलराइट, ये देखो सवाल कह रहा है कि अरुण कोई है, उनकी एनुअल सैलरी जो है वो 7.68 लाख है, और क्या कह रहा है कि अगर वो स्पेंड करता है 12,000 ऑन हिज चिल्ड्रेन, जो बाकी बचा उसका 1/13 वो करता है ऑफ द रेस्ट ऑफ द सैलरी फूड में, और 8,000 वो म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, तो बताना है कि सेविंग उसकी कितनी होगी। ऑलराइट, सो देखिए एक चीज आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है 7.68 lakhs, ये आपको टोटल वैल्यू दी हुई है। मंथली सेविंग की वो बात कर रहा है, मंथली सेविंग की बात कर रहा है, और ये एनुअल सैलरी है। तो एक चीज आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा, एक चीज आपको, क्या हाउस रेंट कम है? एक मिनट रुकिए, मैंने अगर कुछ गलत पढ़ा तो मैं वापस जाऊंगा, ठीक है? अच्छा हाँ ठीक है, हाउस रेंट कम है तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26% आ जाएगी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर करेक्टिंग, राइट, सॉरी। ऑलराइट, क्लियर और नॉट? ठीक है, ठीक है, हाउस रेंट आपका कम है, लॉजिक तो क्लियर हो गया होगा ना? वो लेस लिखा था, मैंने उसको लेस की जगह उल्टा ही पढ़ लिया होगा, तो ये वैल्यू जो आपकी है ये उल्टा है, प्रोसेस वही है, टेंशन मत लो। ये 29 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, सो आपकी ये वैल्यू आपकी 13,000 आ जाएगी, सॉरी, ठीक है? ऑलराइट, सो लॉजिक क्लियर है ना? कैलकुलेशन कभी गलत हो जाए तो बता देना, मेरा दिमाग कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है। सो यहाँ देखना, कह रहा है कि एनुअल सैलरी जो अरुण की है वो 7.68 लाख है, तो कह रहा है अगर वो 12,000 स्पेंड करता है चिल्ड्रन पे, ये सारी बात हो चुकी है। तो देखिए पहली बात तो आपको ये पता करना है कि 7.68 जो एनुअल सैलरी है, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क। सो आप कहोगे ये वैल्यू मुझे मिलेगी 6.4 लाख। क्या ऐसा होगा 6.4 लाख? बिल्कुल भी नहीं, 0.64 लाख, या फिर आप कहोगे 64,000। तो ये इसकी हो गई टोटल मंथली सैलरी। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। ओके, व्हाट इज द वैल्यू? 64,000, राइट? सो दैट्स व्हाट यू कैन क्विकली राइट। उसके बाद जो भी कहानी दी हुई है आप देखो इसमें क्या करना है। आप कहोगे 12,000 हो गया, चिल्ड्रन पे चला गया, 1/13 ऑफ द रेस्ट ऑफ द सैलरी ऑन फूड,
एंड 8,000 इन म्यूचुअल फंड। तो बताना है कि मंथली सेविंग जो उसके पास बाकी बचा है वो कितना है। सो आपको सिंपली इक्वेशन बनानी है, इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना है। सो आप देखो क्या करना है आपको, आप कहोगे कि टोटल जो सैलरी है उसकी 64,000 है, ठीक है। 64,000 में आप कह रहे हो कि जो 12,000 है ये तो गया एक जगह, फिर इसके पास बाकी कितना बचा 52,000। इस 52,000 का आप 1/13 निकालोगे तो आपको मिलेगा 4,000। 4,000 जाने के बाद कितना बचा है आपके पास 48 बचा है। 48 में से आप क्या कर रहे हो कि 8,000 और माइनस कर रहे हो, तो जो बाकी बचेगा वो आपका 40,000 बचेगा, राइट। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, आसान सा सवाल था। ये सवाल देखिए, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है आपसे, बड़ा सवाल है तो इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि अंजलि का जो एक्सपेंस है उसके टोटल एक्सपेंडिचर में एक ट्रिप की बात हो रही है। वो कह रहा है कि ट्रेवल एक्सपेंसेस हैं, एकोमोडेशन एक्सपेंस है, शॉपिंग एक्सपेंस है। रेशियो आपको दिया है 5:4:3। कह रहा है कि जो ट्रेवल एक्सपेंस है, आउट ऑफ द टोटल ट्रेवल एक्सपेंस 25% उसने बस टिकट पे लगाया है, 60% एयर टिकट्स पे, और जो रिमेनिंग ट्रेवल एक्सपेंसेस हैं वो सेव हो गए। और कह रहा है जितना भी उसका एकोमोडेशन एक्सपेंस है वो क्या है, होटल में गए हैं सारे। और कह रहा है जितना भी टोटल एक्सपेंस शॉपिंग में है उसका 50% स्पेंड हुआ है ऑन टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स। और कह रहा है कि 47.2/9% स्पेंड ऑन फुटपाथ शॉपिंग एंड रिमेनिंग सेव्ड। तो बताना क्या आपको कि टोटल जो अमाउंट सेविंग है वो 17,500 की है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑन एकोमोडेशन एक्सपेंस, राइट। क्लियर। देखिए पिछले सवाल में कंफ्यूजन अगर आपको है कि वो एनुअल वो मंथली है, जो मैंने माइनस किया ना वो मंथली माइनस किया है। क्वेश्चन नॉट विजिबल, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, मैनेज कर लो प्लीज आज। तो देखिए सवाल करते हैं, पहले तो इस सवाल को ध्यान से देखो। देखिए इसमें पहले तो क्या कह रहा है आपसे कि एक जो ट्रेवल है आपका, ट्रेवल एक्सपेंस, एकोमोडेशन एक्सपेंस और आपका शॉपिंग एक्सपेंस है, 3 तरह के एक्सपेंसेस हैं। और ये रेशियो आपको दिया है 5:4:3, ये 3 रेशियो प्रोवाइडेड है आपको, ट्रेवल, एकोमोडेशन और शॉपिंग। कह रहा है कि इसमें से जो ट्रेवल एक्सपेंस है इसका 25% बस टिकट में है, 60% आपका एयर टिकट में है और रिमेनिंग एक्सपेंस सेव हुए। तो अगर मैं बात करूं इसमें सेविंग कितनी है, सो आप कहोगे 25% बस, 60% एयर। सो मुझे दिख रहा है कि 15% इसमें सेविंग है, 15% की इक्विवेलेंट सेव होगा। फिर बात हो रही है कि जो एकोमोडेशन एक्सपेंस है वो सारे स्पेंड हो गए होटल में, ऑल ऑफ द एकोमोडेशन एक्सपेंस आर स्पेंट ऑन होटल्स। और कह रहा है आपसे कि जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जो एकोमोडेशन एक्सपेंस है ये 3 को जो करेस्पॉन्ड कर रहा है, ये पैसा पूरा का पूरा होटल में गया है, राइट। ये क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है। और इसमें कह रहा है कि जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, शॉपिंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो 50% गया है टैक्स फ्री प्रोडक्ट में, और 47.2/9% जो आपका स्पेंड हुआ है वो फुटपाथ शॉपिंग में गया, और जो रिमेनिंग सेव हुआ। तो आप जरा मुझे बताओ कि यहां से कितनी सेविंग हो रही है आपकी, 50 और 47 अगर आप जोड़ते हो तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 97/2/9। और 97/2/9 अगर गया तो यहां अगर मैं सेविंग की बात करूंगा तो ये हो गया 27/9%। क्या आपको दिख रहा है कि इतना परसेंटेज का सेव होगा, ये वैल्यू आपको दिख रही है कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? इतना तक सभी को समझ में आया? आप कह रहा है कि जो टोटल सेव अमाउंट है वो आपका 17,500 है। सो आपको बताना यह है कि एकोमोडेशन एक्सपेंस में जो टोटल अमाउंट था एकोमोडेशन एक्सपेंस का वो कितना था। क्या आपको ये चीज समझ में आई सभी को, राइट? 15% आपका यहां से सेव हुआ, 15% आपका यहां से सेव हुआ। एकोमोडेशन एक्सपेंस में कह रहा है कि पूरा का पूरा आपका होटल में चला जाता है, तो वहां से तो कोई शेविंग आपको दिख नहीं रही है। ऑलराइट, ये जो वैल्यू आपकी है, ये जो वैल्यू है एकोमोडेशन एक्सपेंस होटल में चला गया ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जो लास्ट वाला पार्ट है आपका शॉपिंग एक्सपेंस का, 50% टैक्स फ्री प्रोडक्ट, 47.2/9% जो है आपका चला गया और बाकी का पैसा सेव हो गया। अब देखिए आपको बस यही कैलकुलेट करना है कि 50% ऑफ 5 कितना हुआ आपका। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या ये वैल्यू आपकी 0.75 आएगी? यस आएगी या नहीं आएगी? देखिए इसको हार्ड मत बोलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और एग्जाम में आपको कैलकुलेटिव सवाल भी चाहिए, राइट? तो ऐसा मत बोलिए कि ये हार्ड है। आप यहां पर निकालोगे ये परसेंटेज 3 का, सो आप देखो ये क्या होगा, 9 2 18 और 7 कितना हुआ आपका 25/900 इंटू 3, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। सो आपकी ये वैल्यू बनी 0.75 प्लस
25/300 ऐसा बनेगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है मैंने जो कुछ भी लिखा है? क्लियर है नॉट? और क्या ये नंबर ऑफ पार्ट्स आपके 17,500 के बराबर है? से यस। अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे कि वन पार्ट की वैल्यू किसके बराबर है। ऑलराइट, वन पार्ट की वैल्यू किसके बराबर है। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 75 × 3 225 आ जाएगी। ये आपका बनेगा 250/300 17,500। हुआ कि नहीं हुआ? ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हुई और आप अगर ऐसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 70। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 21,000। वन पार्ट अगर 21,000 हुआ सो एकोमोडेशन एक्सपेंस 21 × 4 84,000 बनेगा। सभी को क्लियर हो गया? तो देखिए ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है, ध्यान से समझना मेरी बात। थोड़ी सी कैलकुलेशन है और आपको इस तरह के सवाल लगाने पड़ेंगे। टॉप रैंक लानी है कि नहीं? टॉप रैंक कैसे आएगी? ओके, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। देखो ये कैसे आया समझो, 100% में 50% आपका बोला टैक्स फ्री प्रोडक्ट पे गया। 47 2/9 कहाँ चला गया सर? ये चला गया शॉपिंग में, फुटपाथ शॉपिंग में। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 में 97 2/9 चला गया तो आपको मिलेगा 27/9% ऑफ शॉपिंग। तो मैंने उस 3 का 27/9% काउंट किया। राइट, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना तो ये रेशियो में इसको 500 400 और 300 ले लेना, तो आपको परसेंटेज निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 0.75 ऐसे हुआ कि मैंने निकाला 15% जो सेविंग हुआ सर। देखो 25% बस टिकट में गया, 60% एयर टिकट में गया, उसका सम हो गया 85%। तो बाकी 15% क्या हुआ? सेविंग। 15% किसका? ट्रेवल एक्सपेंस का। ट्रेवल एक्सपेंस मैंने क्या लिया है? 5। तो 15% ऑफ 5 कितना होगा? 0.75। आपको कोई भी तकलीफ है तो इसको 500 400 और 300 ले लेना, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। वहां से निकाल लेना, x मान लेना, तो वो समझ जाओगे। मैं x नहीं लिखता हूं क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये समझ में आ जाएगा बिना x के। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप ऐसे कर लेना सर, 500x 400x और 300x और x की वैल्यू निकाल लेना, ऐसे कर लेना, ठीक है? ऑल राइट। तो ये सवाल दोबारा आ गया कि वही सवाल है? ओके, देखिए उसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि अंजलिस टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द ट्रिप इज, कि कितना अमाउंट जो है अंजलि का इस ट्रिप पे स्पेंड हुआ। अगर आपको ये निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो आप देखिए, आप कहोगे 5 + 4 + 3, ये कितना बना आपका पार्ट? 12 पार्ट बना। और हमने अभी निकाला था कि वन पार्ट आपका 21,000 के बराबर है, ठीक है? सो अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 252,252,000। पर ये आंसर नहीं होगा, ये मत लगाना। इसमें इन्होंने क्या दिया है कि जो अमाउंट ऑफ सेविंग है वो भी आपको प्रोवाइड की गई है। क्लियर और नॉट? टोटल अमाउंट ऑन द ट्रिप, तो जो सेविंग हुई है अगर हम उस सेविंग को इसमें से माइनस करेंगे, जो कि आपको दिया है टोटल अमाउंट सेव्ड इज 17,500, एक्सपेंस ओके सॉरी ये आपका क्या गड़बड़ी है इसमें? टोटल अमाउंट ऑन द ट्रिप इज, अच्छा ठीक है। यहां पर ये नहीं पूछ रहे हैं कि सेव करने के बाद वाला अमाउंट, दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि टोटल अमाउंट जो ट्रिप पे उसके पास है वो कितना है। तो दैट सिंपल ना, ठीक है? ये आप जोड़ लो, 12 × 21 करके ये आंसर आपको मिल जाएगा 252, है ना? मतलब ये नहीं पूछ रहे हैं कि जो कितना खर्चा हुआ, वो कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट उसके पास कितना है। सो दैट इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन, राइट? आसानी से हो जाएगा। चलो ये सवाल करो। ओके, कह रहा है गांव में 60% फैमिलीज हैं इनके पास काऊ मतलब जानते हो क्या होता है, राइट? गाय। और इसमें से 30% फैमिली के पास बैफेलो है एंड ईच ऑफ द 15% ऑफ द फैमिलीज हैज बोथ काऊ एंड बैफेलो। तो कह रहा है इसमें से 96 फैमिलीज अगर विलेज में है तो किसके पास काऊ या बैफेलो नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे बताना है जो कि वेन डायग्राम्स का है। और वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन परसेंटेज से लिंक होकर एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा ध्यान से समझ लेना, ठीक है? सो मैं आपको थोड़ा सा वेन का बेसिक बताऊंगा और वेन के डिटेल के लिए आगे बात करेंगे। तो वेन डायग्राम में देखो क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपने जो फॉर्मूले रट रखे हैं थोड़ा सा उन फॉर्मूलों को अभी पीछे रख दो, फॉर्मूले बीच में नहीं आने चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के। ऑलराइट, बेसिक समझ लो बस खाली।
और फॉर्मूले में बता दूंगा कि कैसे बने हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ए है और ये बी है, और ए और बी का ये कॉमन रीजन है, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, लेट्स से मैं आपको ये बोलता हूं कि ए में टोटल 100 लोग हैं, ठीक है, बी में मैं बोलता हूं टोटल 50 लोग हैं, ओके। और मैं आपको बोलता हूं कि अगर ए और बी को आप पूरा मिला लो, कंबाइन कर लो, तो जो टोटल नंबर ऑफ पीपल मिलने वाले हैं आपको, वो मिलने वाले हैं 120। अब आप जरा एक बात बताओ मुझे, राइट, एक बात बताओ, ए में अगर 100 लोग हैं और बी में अगर 50 लोग हैं और आपने कहा टोटल 120 लोग हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तभी संभव है जब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कुछ ऐसे समझ लो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर ए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर बी, और मैंने कहा कि उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में टोटल जो बच्चे हैं वो 120 हैं, और वो सारे एक ना एक अखबार जरूर पढ़ते हैं। एक ना एक अखबार जरूर पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो सारे यहां पर होंगे। फिर से समझना सिचुएशन को, कि एक लोकेलिटी है, उसमें 120 स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, वो कोई ना कोई अखबार ए और बी में से जरूर पढ़ते हैं। इसका मतलब वो सारे इसमें होंगे। ये गोला जो है वो ये है उन लोगों का जो ए अखबार पढ़ते हैं, ये गोला उनका है जो बी अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ए और बी को अलग अलग जोड़ूंगा तो सम 150 आ जाएगा, लेकिन टोटल लोग 120 हैं। ये तभी हो सकता है जब आपने 30 लोगों को 2 बार काउंट किया हो। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? वो एक्स्ट्रा कहां से आया भाई? वो एक्स्ट्रा कहां से आया? जब आप 100 और 50 को ऐड कर रहे हो, तो ये जो 150 आया, तो आप कहोगे इसमें हो सकता है इस 100 में से कुछ लोग ऐसे हों जो ए के साथ बी भी पढ़ते हों, और यहां भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बी के साथ ए भी पढ़ रहे हों, तो वो यहां भी गिने गए, वो यहां भी गिने गए, इसलिए जोड़ के ज्यादा आ रहा है। तब आप कंपेयर करना इससे, टोटल 120 ही चाहिए और अगर मुझे 150 मिल रहा है, इसका मतलब 30 लोग ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो गए, यानी ये कॉमन रीजन 30 के बराबर होता है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फॉर्मूला जानते हो ना, मैं बताता हूं फॉर्मूला क्या है, वो भी आप लिख लोगे। अब देखो ध्यान से, ये जो 30 आ गए, तो आप कहोगे ये वैल्यू 100 माइनस 30 कितना हो गया? 70। ये वैल्यू 50 माइनस 30 कितना हो गया? 20। अब पहले इन जोन्स को अच्छे से समझ लो। मैं आपको एक जोन बता रहा हूं जिसको मैं कलर करूंगा ब्लैक कलर से। देखो, अगर मैं इसको ब्लैक कलर से इसको रंग दे रहा हूं ना, तो इस जोन को हम बोलते हैं ओनली ए। ओनली ए का मतलब है कि केवल ए पढ़ने वाले, ठीक है। ओनली ए, ये ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया है, ये केवल ए पढ़ने वाले। केवल ए का मतलब होता है वो बी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये कॉमन वाला रीजन हमने हटाया, ठीक है। फिर देखो ग्रीन कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये कौन से लोग हैं? ये ग्रीन कलर वाले जो लोग हैं, ये हैं ओनली बी, ठीक है। तो ग्रीन कलर वाले जो हैं ओनली बी, मतलब ये बी ही पढ़ रहे हैं, ए नहीं पढ़ रहे हैं साथ में। फिर आपका एक रीजन है जिसको मैं मार्क करूंगा लेट्स से येलो कलर से, ये वाला रीजन, इस रीजन को आप बोलोगे बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। सो ये रीजन आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑलराइट, सभी को समझ में आ गया? कम से कम ये रीजन आप समझ लो। ओके, सो आपको ये समझना है कि ये वैल्यू ओनली ए अगर पूछा जाएगा तो इसकी बात हो रही है, ओनली बी ये हो गया, और ये ए एंड बी दोनों हो गया। अब एक बात, कुछ टर्म्स हैं बेसिक जो आपको समझना है, जो अभी सीख लो। अगर मैं आपसे बोलता हूं ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है ए और बी। जब भी ये सिंबल आता है यूनियन का, इसका मतलब होता है और या। सो अगर मैं कहता हूं ए या बी, इसका क्या मतलब हुआ? कोई चाहे ए में हो उसको भी काउंट कर लो, कोई चाहे बी में भी हो उसको भी काउंट कर लो। पर क्या इसका मतलब है कि आप दोनों को काउंट कर लोगे? किसी को 2 बार काउंट कर सकते हो, राइट। लेट्स से मैंने कहा कि एक लोकेलिटी है, मुझे उसके सारे लोग हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग हैं, और हमें ये कैरेक्टरिस्टिक पता है कि या तो वो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं या तो वो न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर और नॉट? सो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मुझे जानना है कि उस लोकेलिटी में कितने लोग हैं, तो मैं कहूंगा मुझे ए पढ़ने वाले या बी पढ़ने वाले चाहिए, यानी सारे चाहिए। इसमें हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, जो दोनों अखबार पढ़ रहा है उसको भी हम एक ही बार गिनेंगे, 2 बार नहीं गिन सकते, वरना तो फिर हमने गलत कैलकुलेशन करी। तो ध्यान रखना, ए यूनियन बी, इस यू सिंबल को यूनियन बोलते हैं, इसका मतलब होता है और, ठीक है। और एक टर्म होता है जिसको आप बोलते हो ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन जैसे उल्टा यू होता है इसकी तरह, और इसका सिंबल का मतलब होता है ए एंड बी। इंटरसेक्शन का मतलब हमेशा एंड होता है, एंड का मतलब होता है ए और बी,
यानी कॉमन, जो ए भी पढ़ रहे हो और बी भी पढ़ रहे हो। तो ये बेसिक टर्म सभी को क्लियर हो गए कि इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ, ए एंड बी, यानी इनका कॉमन रीजन। अब देखिए मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं, जो कि आपका बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है डिस्कशन, वो ये रखता है कि फॉर्मूला कैसे बनता है। वो फॉर्मूला आप खुद देख लो और आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर ये मैंने वेन डायग्राम बनाया है, ये ए है और ये बी है, तो आपको पता है इसमें जितने भी एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे, अगर मैं जानना चाहता हूं कि टोटल कितने लोग हैं ऐसे जो यहां पर बने हुए हैं, तो आप क्या इनको कहोगे कि ये एन ए यूनियन बी है? यस। देखो एन ए यूनियन बी का मतलब सिर्फ ये होता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा, सबको एक एक बार काउंट कर लेना है बस, ठीक है। देखो जो ए में होगा, बी में होगा, उन्हीं को काउंट करना है, 2 बार नहीं, 1 बार। मतलब सारे लोग जो यहां पर होंगे उनको काउंट करना है। ये एन ए यूनियन बी कहलाता है। ये जो रीजन है आप इसको क्या बोलोगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये ए और बी में कॉमन है। इस रीजन में जो भी लोग आते हैं वो ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं। अब देखिए जो आपका फॉर्मूला बनता है, जिसने आपको बहुत डराया है, उसको जरा ध्यान से समझना। मैंने आपसे बोला कि एन ए यूनियन बी मुझे निकालना है, सो आप कहोगे एक काम करो, पहले एन ए लिखो। एन ए का मतलब होता है जितने एलिमेंट ए में हैं उन सारे एलिमेंट्स को मैंने लिखा एन ए। फिर मैंने आपसे कहा कि आप लिखो एन बी। नॉर्मली आपको यही लगेगा ना कि ए और बी को जोड़ लेते हैं, तो अगर आपने ए और बी को जोड़ ले लिया तो आप कहोगे एन ए प्लस एन बी किया। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा कि देखो जब आप एन ए लिख रहे हो तो एन ए में ये रीजन एक बार काउंट हो गया, हुआ या नहीं हुआ? यस। फिर आप जब एन बी ले रहे हो तो एन बी में भी ये रीजन एक बार काउंट हुआ, यानी ये वाला रीजन 2 बार काउंट हो गया है। इसको हमें 2 बार काउंट नहीं करना है। सो आप कहोगे डबल काउंटिंग को हटाने के लिए इस रीजन को एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। यही फॉर्मूला आप रटते हो, ठीक है। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला आप कभी रटिए मत। अगर आपको ये समझ में आ गया है डायग्राम, देन यू नो व्हाट इज दिस फॉर्मूला, यू कैन एनीवे यूज इट। अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, थोड़ी सी वेन डायग्राम की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कुछ सवाल दूंगा जो आपको अच्छे से और क्लैरिटी देंगे वेन डायग्राम्स की। छोटे छोटे सवाल होंगे, बड़े सवाल नहीं होंगे। ये देखो ध्यान से, मैंने आपसे बोला कि आपके पास एक ये वेन डायग्राम मैंने बनाया है और मैंने आपको ये बोला है कि एक कोई लोकेलिटी है, ध्यान से देखना, एक कोई लोकेलिटी है, उसमें न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले 100 लोग हैं, राइट। कोई लोकेलिटी है उसमें न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले 100 लोग हैं, और एक लोकेलिटी, उसी लोकेलिटी में न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाले 50 लोग हैं। ध्यान देना, ये मैंने आपको बोल दिया, न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले 100 लोग हैं और न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाले 100 आपके 50 लोग हैं। और मैंने ये भी बोल दिया आपको कि दोनों पढ़ने वाले 30 लोग हैं। क्या बोला मैंने आपको? कि दोनों पढ़ने वाले 30 लोग हैं। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे आपसे जानना है कि टोटल पॉपुलेशन क्या है उस सिटी की, जरा बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है आपका 150, ऑप्शन बी है आपका 120, ऑप्शन सी आपका है 110 और ऑप्शन डी आपका है सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्या आंसर है? मैंने बोला कि एक लोकेलिटी है, उसमें न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले 100 हैं, न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाले 50 हैं और दोनों पढ़ने वाले 30 हैं। आपको बताना है कि उसकी पॉपुलेशन टोटल कितनी है। कितना आसान सवाल है। आप कहोगे इसका आंसर तो चुपचाप जल्दी से लगा देंगे, फॉर्मूला भी पता है हमें। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 120, बट द सैड पार्ट इज कि 120 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। That's your understanding. Again I'm saying, when you learn the formula you don't have understanding, right? It's absolutely wrong, absolutely wrong, absolutely wrong. क्वेश्चन में मैंने आपको ये नहीं बोला है कि शहर में रहने वाला हर कोई ए या बी पढ़ता है। Did I say this? No. बोला क्या आपको? नहीं। So I do not know कि और भी लोग ऐसे हो सकते हैं इस शहर में। भाई इसमें कौन आता है? इस वेन डायग्राम में केवल वो लोग हैं जो ए या बी पढ़ रहे हैं ना। उस शहर में क्या ऐसे लोग नहीं हो सकते जो कोई अखबार ना पढ़े? हो सकते हैं भाई, इलिटरेट्स हो सकते हैं जिन्हें अखबार पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। वी डू नॉट नो कि ऐसे कितने लोग हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल बन सकते हैं एग्जाम में।
पर इसका आंसर 120 कब होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर 120 कब होगा, यहां पर आपका CND लेट से है। अब मैं इसी में अगर भाषा में बदलाव करूं इसी सवाल में कि मुझे टोटल पॉपुलेशन निकालनी है और मैं कह दूं कि everyone मतलब इस शहर में रहने वाला हर आदमी रीड्स ईदर A और B। आपको पता है आपने क्या कर दिया, आपने अब वो समस्या खत्म कर दी। आप कह रहे हो कि इस शहर में रहने वाला हर आदमी या तो A पढ़ता है या B पढ़ता है। अब बताओ शहर का कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो इसमें ना हो, इस वेन डायग्राम में? थिंक अबाउट एनी XYZ, किसी के बारे में भी सोचो, क्या वो इस वेन डायग्राम में होगा या नहीं होगा? उसका यहां होना उसकी मजबूरी है, क्योंकि आपने बोला है कि शहर में हर कोई A या B जरूर पढ़ता है। अगर वो A और B पढ़ता है तो वो यहां हो गई। तो अगर अब मैं A यूनियन B कैलकुलेट करूंगा, लेट्स से N A यूनियन B अब निकालता हूं, इस वेन डायग्राम का टोटल ही पूरे शहर की पॉपुलेशन होगी। अब अगर आप अब बोलते हो कि 120, इसका मतलब यू आर 100% करेक्ट, क्योंकि अभी आपने बता दिया है कि शहर का हर आदमी A या B जरूर पढ़ता है। ये सभी को क्लियर हो गया? इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? है ना? ठीक है। अब देखो मैं आपको फिर से बताता हूं, ये क्लैरिटी इसलिए जरूरी है, आपको वेन अभी तक समझ में नहीं आया, मैं जानता हूं, मैं वेन आपको समझा के रहूंगा। आपने अगर कसम भी खाई होगी कि मुझे नहीं समझना है ना, तब भी मैं समझा के रहूंगा। क्लियर? देखो ये वेन डायग्राम मैंने बनाया। कई बार क्या होता है ना, लोगों को पता नहीं होता कि वेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लेट से मैंने आपसे बोला कि किसी स्कूल में कोई एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में कुछ लोग बैठे एग्जाम देने के लिए, राइट। तो उस एग्जाम में जो लोग फेल हुए हैं उनका वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं। फेल, ये ध्यान देना, फेल का मतलब कि अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो वो यहां पर है, राइट। लेट से मैंने कहा कि किसी दो सब्जेक्ट्स का एग्जाम हुआ है A और B, और उस A और B में से जो भी लोग फेल हुए हैं, कोई एक में फेल होगा तो भी यहां होगा, दो में फेल होगा तो भी यहां होगा, और सब्जेक्ट दो ही हैं जिनके एग्जाम हुए हैं। और मैं आपको यह बता रहा हूं कि सबने एग्जाम दिया है, हर एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। तो अगर हर स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है तो मतलब आप बताओ कि इस वेन डायग्राम में कौन से लोग नहीं होंगे। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, प्लीज। माय क्वेश्चन इज कि मैंने बोला कि एक स्कूल है, उस स्कूल में लेट्स से कि 1000 स्टूडेंट्स हैं, सबने ये एग्जाम दिया है, और इस एग्जाम में जो भी लोग फेल हुए हैं, क्योंकि ये फेल का वेन डायग्राम बना रहा हूं, वो यहां पर हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस वेन डायग्राम में स्कूल के कौन से बच्चे नहीं होंगे, या सारे बच्चे हैं यहां पर? वो बच्चे नहीं होंगे जो दोनों विषयों में पास हुए होंगे, या यूं कहें वो बच्चे यहां नहीं होंगे जो किसी में भी फेल ना हुए हों। ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस, बिल्कुल हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे दोनों में पास हो गए तो यहां नहीं होंगे। ये चीजें आपको मिस नहीं करनी है, आपको समझना है कि वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये वेन डायग्राम फेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं यहां फेल वाले लोगों को ही लिखूंगा ना भाई, और क्या लिखूंगा? अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे हो सकता है। आप कह सकते हो कि 60% बच्चे फेल हो गए सब्जेक्ट ए में। ध्यान देना, 60% बच्चे फेल हो गए सब्जेक्ट ए में, और आपने बोला सब्जेक्ट बी में 50% फेल हो गए। क्लियर और नॉट? अब मैं आपसे बोलूंगा कि 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो क्या आप मुझे फेल का टोटल परसेंटेज बता सकते हो कितना है? फेल का टोटल परसेंटेज कितना होगा? आप कहोगे 60 और 50 का सम 110 आ रहा है, जो कि ज्यादा निकल रहा है 100 से। इस रीजन को आपने 2 बार काउंट किया होगा, तो 110 में 20 माइनस करो। 110 में अगर 20 माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी होगी? 90%। यानी 90% कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो क्या बाकी के 10% दोनों में पास हुए हैं? बोलो यस, दोनों में पास हुए हैं। अब क्वेश्चन ऐसा ही बन जाता है, क्वेश्चन ऐसा ही डेटा देगा आपको कि 60% ए में फेल हो गए, 50% बी में फेल हो गए, 20% दोनों में फेल हो गए, और कहते हैं कि जो पास होने वाले बच्चे हैं, जो दोनों में पास हुए हैं, वो कितने हैं? वो कह देंगे लेट से 150 हैं, ऐसे दे देगा। तो आपने निकाल लिया कि 10% 150 के बराबर है। अब मैं कुछ भी पूछ सकता हूं आपसे कि टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे 100% विल बी इक्वल टू 1500 बच्चे टोटल हो गए। क्लियर हुआ? जब भी आप वेन डायग्राम देखते हो ना, आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि वो वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है नॉट?
कि वो वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप यही नहीं जान पाए, फेल पास में से घूमते रहोगे आप। मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, सेम वेन डायग्राम का डेटा अगर मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यही जो वेन डायग्राम आपके सामने बना है, इसको मैं अब पास का वेन डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं, ठीक है, और आपको 100% चीजें क्लियर हो जाएंगी मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं। एक बात आप मुझे ये बताओ कि आपने जो यहां लिखा है 60% बच्चे ए सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, सो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि ए सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं? अगर सबने एग्जाम दिया है तो या तो वो पास होंगे या फेल होंगे, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। सो मैं आपसे अगर ये पूछूं इसी क्वेश्चन में कि अगर सब्जेक्ट ए में 60% फेल हुए हैं और मैं पास का वेन डायग्राम लेट से बनाना चाहता हूं, इसी वेन डायग्राम को मैं कन्वर्ट करूंगा पास में, राइट। सो अभी थोड़ा सा ये सर्कल बड़ा बन गया तो मैं जरा इसको हटाता हूं, छोटा बनाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, वरना और इंटरसेक्शन दिखेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। ऐसे छोटा बना देता हूं मैं। तो मैंने कहा ए में पास होने वाले कितने हैं? आप कहोगे 60% है, तो 60% यानी ये 40% हो जाएगा। 60 अगर फेल हुए तो 40 पास हुए होंगे। बी में अगर 50% फेल हुए हैं तो 50% पास हुए होंगे। अब मेरा छोटा सा जो क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि ये जो कॉमन रीजन है दोनों में पास होने वाले, ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू कितनी है? सो आप कहोगे अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तब तो आपको यहां आना पड़ेगा, राइट, क्लियर। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो वैल्यू है यहां पर, ये तो दोनों में फेल होने वाली थी, जब अगर मुझे दोनों में पास होने वाले चाहिए वो तो 90 के अलावा जो 10% है वो होगा, तो ये वैल्यू आपको यहां मिलेगी 10%, ऐसे लिख सकते हो। ये वेन डायग्राम है। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने लोग हैं, एक सब्जेक्ट में पास होने वाले एटलीस्ट कितने लोग हैं, आप जरा यहां से कैलकुलेट करो तो आप कहोगे 50 और 40 90 हुआ, 90 - 10 कितना हो गया? 80। कई लोगों के कान यही खड़े हो जाएंगे, कहेंगे एक तरफ आप बोल रहे हो कि कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले 90% लोग हैं और एक तरफ कह रहे हो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले 80% लोग हैं। ये डेटा को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। आप बताओ अगर कम से कम एक सब्जेक्ट में 80% लोग पास हो रहे हैं तो इस वेन डायग्राम में कौन से लोग नहीं हैं? इस वेन डायग्राम में वो लोग नहीं हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। क्या पास वाले वेन डायग्राम में कोई फेल बच्चा आ सकता है? फेल बच्चा आ सकता है। देखिए पास वाले वेन डायग्राम में अगर कोई एक ही सब्जेक्ट में पास हुआ है, राइट, तो वो दूसरे में फेल हुआ है, वो आ सकता है। लेकिन पास वाले में वो लोग बिल्कुल नहीं आ सकते हैं जो दोनों में फेल हो गए हैं, उनको मैं कहां एडजस्ट करूंगा? तो आप कहोगे इस वेन डायग्राम में अगर इसका टोटल 80% आ रहा है तो जो बाकी के 20% हैं जो इस वेन डायग्राम में नहीं आ पाए वो कौन से लोग हैं? जो दोनों में फेल हो गए। आप देखो यहां इस वेन डायग्राम में दोनों में फेल होने वाले 20% हैं या नहीं है? यस, क्लियर और नॉट? सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर फेल होने वाले 90% हैं, मतलब क्या है कि क्या यहां पास होने वाले हैं ही नहीं है? हैं। कोई एक में ही फेल हुआ है तो हो सकता है वो दूसरे में पास हो, क्लियर और नॉट? बट यहां पर वो लोग डेफिनेटली नहीं है जो दोनों में पास हैं। अगर दोनों में पास होने वाले लोग यहां नहीं हैं, क्योंकि उनको कहां एडजस्ट करोगे? ना यहां आएंगे, ना यहां आएंगे, ना यहां आएंगे, मतलब दोनों में पास होने वाले यहां नहीं हैं, यानी 10% लोग ऐसे हुए। तो क्या यहां पर दोनों में पास होने वाले 10% हैं? यस। यानी सेम वेन डायग्राम को फेल वाले को आप पास में कन्वर्ट कर सकते हो, पास वाले को फेल में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? यही करते हैं वो कि वो आपको क्या करेंगे, फेल का डेटा दे देंगे और फेल का डेटा देके आपसे ये दे देंगे कि दोनों में पास होने वाले कितने लोग हैं। सो इस डेटा से आपको निकालना पड़ता है कि कितने परसेंट है। तो नाउ यू कैन डू दैट विद 100% अंडरस्टैंडिंग, क्लियर और नॉट? क्लैरिटी से आप इसको कर सकते हो। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 का वेन डायग्राम बताया है, जब 3 का वेन डायग्राम आएगा तो 3 का वेन डायग्राम भी मैं समझा दूंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर और नॉट? चलिए अभी 7 बज गए हैं तो मैं आपको मिलूंगा कल, ठीक है? कल क्लास करेंगे, इसके आगे का डिस्कशन भी कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो सबको बताते रहो क्लास के बारे में और ध्यान रखिए कल 8 बजे इंटरव्यू देखना ना भूलें और 7 पे क्लास 6 PM पे मैं मिलूंगा आपको क्लास के लिए, ओके? परसेंटेज कैलकुलेशन की भी क्लास होगी, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं एक बार ख़त्म हो जाएं, देन परसेंटेज कैलकुलेशन पे एक क्लास में अलग से लूँगा पूरी, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।